चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। अब हमने नेति कवर किया था। नेति में हमने दो नेति की थी। कौन कौन सी थी वो? सूत्र नीति, जल नीति। सूत्र नीति और जल नीति। सूत्र नीति में हम सूत्र यूज करते हैं कॉटन का, है ना, जिसमें कि एक एंड पे वैक्स लगा हो, सो दैट कि वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाए एंड इजीली जो है आपके नेजल पैसेज में वो चला जाए। ठीक है, तो जो मीडियम हो गया वो आपकी सूत्र मतलब कॉटन का थ्रेड हो गया, और जो दूसरा था वो था जल नीति। तो जो नाम से पता चल रहा है कि जल से आपने अपना नेजल पैसेज जो है वो क्लीन किया था। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जब नीति हम कर लेते हैं उसके बाद में आपको जो थोड़ा बहुत पानी या मॉइस्चर या कुछ ड्रॉपलेट्स आपके नेजल पैसेज में होते हैं, या जो कैविटीज में थोड़े से जमा हो जाते हैं, तो उनको आपको बाहर निकालने के लिए आपने कपालभाति प्रैक्टिस करनी है। कपालभाति में हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? मैम एक्सलेशन करते हैं फोर्सफुली एक्सलेशन करते हैं, बिल्कुल सही। इनहेलेशन पे हम उतना फोकस या अपना ध्यान नहीं रखते हैं। इनहेल बहुत मामूली सा, बॉडी अपने आप जो सिस्टम है हमारा बना हुआ वो हल्का सा ब्रीद इन ले लेता है ऑटोमेटिकली, पर हमारा जो फोकस है वो फोर्सफुल एक्सलेशन पे होता है, और थोड़ा सा हम अपने एब्डोमिनल को भी इन करते हैं। तो ये प्रोसेस हमें करते रहना है। पहले तो हम अपने अपर बॉडी को बेंड करके करते हैं, उसके बाद में लेफ्ट साइड राइट साइड भी कर सकते हैं, पर्वतासन में जाके भी कर सकते हैं, सो दैट कि जो भी हल्का फुल्का सा भी मॉइस्चर या ड्रॉपलेट्स आपके पैसेज में जो कैविटीज में रह गई हैं वो पूरी तरह से बाहर आ जाएं। तो आज हम कपालभाति के बारे में ही पढ़ेंगे। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप बताइएगा, इज इट विजिबल टू यू? दिख रही है आपको? यस मैम। ओके, तो कपालभाति हम पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। कपाल का क्या मतलब होता है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कपाल वर्ड भी यूज होता है हर जगह। कपाल का क्या मतलब है? फोरहेड के लिए मैम यूज होता है ललाट। हाँ, फोरहेड, और उसके अंदर जो आपका ब्रेन पोर्शन है, फ्रंटल ब्रेन जो है, उसके लिए। तो जो कपालभाति वैसे जो हम क्रिया करते हैं, हालांकि है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेकिन इसमें एब्डोमेन भी इन्वॉल्व है, और अफेक्ट जो वो करती है ये, वो अपने फ्रंटल ब्रेन रीजन को, आपके नर्व्स को भी अफेक्ट करती है। तो इसको कहते हैं फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग मेथड। इट्स अ काइंड ऑफ breathing exercise. Now, Kapala means what? Skull. Skull means head, okay? And Bhati means, shine. So, because the practice makes the skull or your head shine, so that's why it is called Kapalabhati. Actually, it regenerates your skull and internal nerves, and that's why it improves your mental function. So, and in Gherand Samhita, the name is somewhat different. Anybody remember that? मस्तक भ्रांति। घेरण संहिता में भालभाती का है ना सर मैम? Bhal Bhati, yes, correct. Bhal, Bhala mean and Kapala means the same, the cranium, or you can say the forehead, and Bhati means that light, or shine, you can say. So Kapal Bhati is one of the prerequisite, you can say, or you can say the preparation for pranayama also, because it clears all your nasal respiratory organs. So that's why the entire brain awakens this various centers. अपने centers पढ़े होंगे, chakras पढ़े होंगे, तो उस पे भी इसका जो है वो असर पड़ता है। तो इसमें हमने क्या करना है, कपाल भाती का मतलब है आपका जो फोरहेड है, आपका जो फ्रंटल ब्रेन है,
इसमें जो नर्व्स ब्रेन तक जाती हैं उसको ये रेजुविनेट करता है थ्रू द रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन से आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन जो है हर नर्व्स में, हर सेल में जाता है। तो जितना अच्छी तरह से, जितना डीपली ये फ्लो होता है ब्लड का विथ ऑक्सीजन और विथ न्यूट्रिएंट्स, वो उतनी ही अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं। तो कपालभाति का डायरेक्ट असर जो है वो फ्रंटल, आप में से किसी का माइक ओपन है मुझे लगता है, जस्ट स्विच इट ऑफ। तो इस तरह से जो कपालभाति प्रैक्टिस है वो आपके एब्डोमिनल रीजन को भी, आपका जो पेट वाला जो पोर्शन है उसको पूरी तरह से इफेक्ट करता है, क्योंकि उनकी मसल्स को भी आप इन करते हो, उसको खींचते हो जब आप बहुत फोर्सफुली, मतलब बहुत ही जब आप अपनी सांसों को बाहर निकालते हो तो पूरा फोकस आपका फोर्स के साथ में आप सांस को बाहर निकालते हो, और सेम टाइम पे आप अपना एब्डोमेन को पीछे की तरफ खींचते हो। तो इससे 3 रीजन जो है वो बॉडी के, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके फंक्शन के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका एब्डोमिनल डाइजेस्टिव सिस्टम। जो है एब्डोमिनल रीजन में सिर्फ डाइजेशन ही नहीं होता, उसमें जैसे स्प्लीन है ना, उसमें लंग्स हैं, उसमें आपका लिवर है, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं, है ना, किडनी है। तो इस तरह से चेस्ट रीजन भी अफेक्ट हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें अफेक्ट हो गया, और आपका ब्रेन रीजन, जो आपका फोरहेड है, वो भी अफेक्ट होता है। इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही कहते हैं बेनिफिशियल प्रैक्टिस माना जाता है योगा में कपालभाति को। और इसको आप कह सकते हो कि प्रिपरेशन है, या जो हम प्राणायाम करते हैं उसके पहले की प्री प्रैक्टिसेस हैं। तो यदि आपका कपालभाति आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, थोड़े टाइम तक कर लेते हैं, तो जो प्राणायाम के जो बाकी के जो प्राणायाम आप करेंगे वो उसमें आपको बहुत मदद मिलती है इसमें। अब इसमें टेक्निक क्या है, सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज द टेक्निक फॉर Kapalbhati practice. So you have to sit in any meditative position first, and your eyes should be closed and whole body should be relaxed. Now what you have to do, isme koi you don't have to make any mudra or like that. You have to place your palms, you can hold your knees with your palms, so that your body will not move whenever you do कपालभाति प्रैक्टिस। जब भी आप कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, कोई भी ध्यानात्मक आसन होना चाहिए, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, और पूरी जो बॉडी है वो रिलैक्स्ड होनी चाहिए, लेकिन जो आपका स्पाइन है, नेक है, वो सीधा होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा रहेगा तो आपका ट्रैकिया जो है और आपका जो नोज है, उससे आप जो इनहेल करेंगे तो वो पूरा पैसेज में बेंड नहीं आना चाहिए, वो सीधा रहेगा। तो डायरेक्टली जो एयर आप लेंगे या बाहर निकालेंगे, लंग्स से बाहर निकालेंगे, वो सीधी की सीधी बाहर आ जाती है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब जब फर्स्ट हम when we start, so you have to first inhale very deeply through your both nostrils, okay, and expanding the abdomen, and exhale with a forceful contraction of this abdominal muscles. And next, the inhalation takes place, passively, or automatically, you can say, allowing the abdominal muscle to expand. And inhalation should be it should be spontaneous, you can say, or passive, without any effort. But exhalation, you have to put your complete effort. Breathing out should be like a bellows, a forceful exhalation. And you have to repeat this practice rapidly, or as your body allows, as per your capacity, several times. So if you are starting, or if any person is starting this practice, so first 5 times, 10 times, and very slow. First you have to learn the practice, and then if you are you will expert
in that practice, then you have to do as per the guidelines. So first you have to do this very slowly, and few times, not like 30 or 100 or 200 times. Like start with 5, and depending upon the condition of your body or any person's body, like abdominal region should be without any disease. All right, no surgery, no like any cyst or some without any uh, medication. All right, then only you have to start this practice, and gradually the number of times it increases. All right, किस तरह से आपने करना है इसमें, पहले आपको दोनों नासिकाओं से अच्छी तरह से सांस को अंदर ले लेना है, और उसके बाद में फिर आपको एक्सेलेशन करना है फोर्सफुली। और जब आप एक्सेल करते हैं तो आपको एब्डोमिनल रीजन को अंदर की तरफ खींचना है। तो और उसके बाद में इनहेलेशन जो है वो अपने आप जो है विदाउट एनी एफर्ट, बहुत उस पर जोर नहीं डालना है, बहुत उस पर ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान आपको फोर्सफुल एक्सेलेशन पे ही लगाना है। और ये धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। पहले आप स्लोली करिए, मतलब धीरे से 1-2 सेकेंड में आप एक्सेल करिए, फिर थोड़ा सा वो करके फिर से आप 1-2 सेकेंड को एक्सेल करिए, लेकिन करना फोर्सफुली है। और जब एक्सेल करना है आपको, जब आप सांसों को बाहर निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उस केस में आपको अपना जो उदर पोर्शन है उसको आपको अंदर की तरफ खींचना है। तो ये प्रोसेस शुरू में आपको धीरे धीरे करना है, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे इसकी रिपीटिशन बढ़ाते जाना। जैसे 5 से शुरू किया, 10, फिर 20, फिर 30, 50, फिर 100, अप टू 200, 300। और यदि आपको कुछ ज्यादा तकलीफ है, जैसे क्योंकि ये जो क्रिया है ये एब्डोमिनल रीजन पे इफेक्ट डालती है, तो वहाँ जो ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स भी इससे अफेक्ट होती हैं। तो जैसे पैनक्रियाज है वो वहाँ पर है, जो इंसुलिन को जनरेशन में वो करता है ग्लैंड। तो उस केस में आपको ये प्रैक्टिस, यदि आपको कोई हार्ट डिसीज नहीं है, आपका बीपी जो है वो हाई नहीं है, तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और कंडीशन ऑफ अ पर्सन, दिस प्रैक्टिस शुड बी परफॉर्म, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें जो है इट शुड बी डन एक्चुअली बिफोर एनी, इफ दिस प्रैक्टिस is done before any meditational practices and after asanas and neti, so it will be the effect of this practice will be much more. And inhalation should be spontaneous, as I told earlier, without any effort. And but this practice should be avoided by the person suffering from cardiac conditions, or some high BP, vertigo, epilepsy, or some stroke, or hernia, or some ulcers, or gastric ulcers. तो ये जो प्रैक्टिस है, ये यदि मेडिटेशन के पहले की जाए, है ना, नीति के बाद में, तो बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। क्योंकि मेडिटेशन जो है वो यदि आप अनुलोम विलोम के बाद में, या हल्की सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस 1-2 प्राणायाम के बाद में, भ्रामरी के बाद में करते हैं, तो बहुत अच्छी है। तो उसके पहले यदि आपने नीति कर लिया और फिर आपने कपालभाति कर लिया, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। आपका जो मेडिटेशन है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत उसके इफेक्ट जो हैं, वो उसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। अब किसको ये नहीं करना चाहिए, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपका चेस्ट रीजन, आपका हार्ट, लंग्स, है ना, और आपका एब्डोमिनल रीजन, ये 3 रीजन अफेक्ट होते हैं। तो यदि किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है ना, या कोई कार्डियक कंडीशन, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या हाई बीपी उसको रहता है, या कुछ वर्टिगो की प्रॉब्लम है ना, या कुछ हल्का फुल्का स्ट्रोक आया है कुछ समय के आसपास, या फिर हर्निया है ना,
या फिर उसको एब्डोमिनल में अल्सर्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन में हो गए, गॉल ब्लैडर में हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर्स, तो इन दैट केस ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति प्रैक्टिस? तो कौन कौन से होंगे? जिस जिस सिस्टम पे ये अफेक्ट डालता है वहां वहां पे जो है इसके फायदे होते हैं। कपालभाति प्रैक्टिस के बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स? इट क्लियर्स योर रेस्पिरेटरी पैसेज, ऑलराइट, keeps it free from impurities or excess mucus, you can say, and it is useful in treating cough, cold, rhinitis, sinusitis, and bronchial infections, all related to your respiratory system. And also, it stimulates nerves in your abdominal region. It massages all the organs, and because it affects the abdominal region, so all the muscles get a very good massage. So it improves their efficiency, their working ability, all the organs. So it improves your digestion. So and also it increases the capacity of lungs, and it purifies the frontal sinus, air sinuses, and also it stimulates the frontal brain nerves. तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इसके? क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो पूरा जो भी यदि हल्की फुल्की कोई समस्या है, कोई ब्लॉकेज है, तो वो जो है वो क्लीन आउट हो जाता है, इससे साफ हो जाता है। और जिसको कफ एंड कोल्ड बहुत है या हल्का फुल्का है, या आगे भी यदि वो पर्सन रेगुलर ये काम प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं या डिसीज हैं, जैसे रिनीटाइटिस, सिनोसाइटिस, है ना, ब्रोंकाइल जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो सबसे वो अपने आप को दूर रख सकता है। और एब्डोमिनल रीजन में भी ये बहुत यूजफुल है, आपका जो उदर का पोर्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका मूवमेंट होता है। और क्योंकि वैसे हम देखा जाए तो कोई भी आसन करते हैं तो कुछ सेकेंड्स तक हम होल्ड करते हैं, है ना, उसके बाद में हम अपना पोस्चर चेंज कर देते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो कुछ मिनट्स तक करते हैं, कुछ लोग इसको 5 मिनट्स तक भी करते हैं, बहुत ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप 3-4 मिनट भी, 2-3 मिनट भी यदि ये प्रैक्टिस करते हो, तो कंटिन्यूअसली आपका जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उन पे थोड़ा सा पुश पड़ता है, थोड़ा प्रेशर पड़ता है, थोड़ा फोर्स आता है, तो जो उनकी फंक्शनैलिटी है, जो वहाँ की सेल्स हैं, जो वहाँ के टिश्यूज हैं, वो एक्टिवेट होते हैं मूवमेंट से। तो उनकी जो फंक्शनल जो उनकी कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है इससे। तो इस तरह से ये बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है। अब यदि उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो उनका जो काम है ना, वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। क्योंकि जनरली लोगों को जो शुरुआत होती है वो बीमारी की, वो बाहर से जितनी भी चीजें हम अंदर ले लेते हैं, मतलब चाहे अनचाहे, उससे शुरू होती है। तो जैसे आपका यदि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपने जो फूड खाया बाहर से वो आपको तकलीफ देगा। और यदि आपका डाइजेशन अच्छा है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे हैं, जो ग्लैंड्स वहाँ हैं वो जूसेस अच्छी तरह से निकालती हैं, या जो एंजाइम्स हैं वो निकलते हैं, परफेक्टली निकल रहे हैं, तो यदि आपने कभी उटपटांग ऐसे कुछ खा भी लिया, तो भी उनमें वो इतने स्ट्रांग होते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको डाइजेस्ट कर लें। तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव पावर आपका बढ़ जाता है। और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी वायरस और बैक्टीरिया के आने के चांसेस रहते हैं। अब जो यहाँ पर बात की गई है वो 3 तरह के कपालभाति, ये जनरल कपालभाति हमने पढ़ी अभी तक, तो इसको वैसे हम वात कर्म कपालभाति कह सकते हैं। क्योंकि वात का क्या मतलब होता है? एयर, हवा। तो हवा से हमने अपनी क्लेंजिंग की है, ठीक है, हवा से जो है कपालभाति हमने की है, तो इसको हमने कहा वात क्रम कपालभाति। और ये जो 3
टाइप्स की कपालभाति हैं, कौन कौन सी हैं? दूसरी और तीसरी? वातक्रम, व्युतक्रम आणि शीतक्रम। वात व्युत शीत। हाँ, वात, व्यूत और शीत। अब वात कर्म, वात से हमको पता है हवा होता है, एयर होता है, तो इससे हमने क्लींजिंग प्रोसेस कर ली। अब है एक व्यूत कर्म और एक है शीत कर्म। तो व्यूत से क्या समझते हैं आप और शीत से क्या समझते हैं? व्युत मीन्स उल्टा। व्युत मीन्स उल्टा। हाँ, व्यूत का मतलब है उल्टा। अब किसका उल्टा भाई? फिर ये क्वेश्चन आता है, किस चीज का उल्टा? जैसे हम पानी पानी मुंह से पीते हैं तो वो नाक से पीना है। हाँ, तो वो शीत कर्म का उल्टा। कहने का मतलब है शीत कर्म का उल्टा। शीत कर्म में हम क्या करते हैं? शीत कर्म में हम जैसे पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, कहाँ से मुंह से करते हैं? पानी लेते हैं। हाँ, तो मुंह से मुंह आपने से पानी लेते हैं। मुंह से पानी लेना है और नाक से आपको निकालना है, क्योंकि है तो वही क्लीनिंग प्रोसेस। तो कफ का क्लीनिंग है ये, तो उसमें हमने सांसों से किया, उसमें आपका एब्डोमिनल रीजन इन्वॉल्व था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपने पानी मुंह से लेना है और उसको आपको ईसोफेगस में नहीं डालना है, निगलना नहीं है, बल्कि अपने नेजल पैसेज से उसको बाहर निकालना है। तो आप मुंह से पानी पीते हैं जब, ये शीत कर्म है, और नाक से इन्होंने पानी को निकाल दिया है, तो वो प्रोसेस हो गई आपकी शीत कर्म। और व्युत कर्म जो है वो इसका उल्टा है। इसमें क्या किया आपने? नाक से पानी को लेना है और उसको निगलना नहीं है, बल्कि उसको मुंह से बाहर निकाल देना है। तो ये आपकी व्युत कर्म कपालभाति हो गई। सो अर्लियर वी डिस्कस वात कर्म कपालभाति, that is the simple Kapalbhati we do in our regular practice. And the second one is Vyut Karma Kapalbhati. So you have to prepare the same lukewarm water, which is salty water. And salt will be, in a half liter, say 3/4 or 1 teaspoon salt. And relax, you have to relax your body first, and then you have to snort the water into your nostril, letting it flow down into your mouth, and then you have to repeat it till how much water you have taken in your pot, it will finish. So what you have, and in Sheet Karma Kapalbhati, what we have to do? In Sheet Karma, we have to take this warm water, salty water, and you have to take it into your mouth and push it up, exhaling it through the nose. It needs some practice. Okay, and you have to repeat it till your water is there, till the water in your pot finishes, and then again you have to perform the practice. So likewise, because it is opposite, the water intake is opposite of the sheet karm, it is known as vyut karm. Vyut means opposite. So these two Kapalbhati, three types of Kapalbhati, they are described in which text? इसमें इसको बताया है हेरण संहिता। हिरण्य संहिता। ओके, अब इसके जो बेनिफिट्स हैं, इट मोर और लेस सेम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, उसके हिसाब से ही इसके जो हैं वो बेनिफिट्स आते हैं कि जितना भी म्यूकस क्लीनिंग है या आपका पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये पूरा क्लीन हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो त्राटक हम अभी करते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें है नहीं शायद। ओके, इसमें इसका पिक्चर नहीं है। तो आपके जो सिलेबस में है वो है, इसके आगे कुछ क्रियाज हैं, ठीक है। तो उसमें एक क्रिया है अग्निसार क्रिया।
तो अग्निसार क्रिया में क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? मैम मैम उत्तर अग्नि भाग को मेरुदंड से लगाना। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया किसने क्या कहा। Movement of the abdominal muscles. हाँ, व्हाट इट इज कॉल्ड इन घिरन संहिता। घिरन संहिता में इसका एक और नाम है। नोबडी नोज, नोबडी रिमेम्बर? पता तो होगा आपको, अभी मैं बोलूंगी तो यू मस्ट रिकॉल व्हाट्स नेम ऑफ अग्निसार क्रिया। मैम अग्निसार में भी फोर्सफुली मतलब पंपिंग करते हैं स्टमक को, इन आउट इन आउट। हाँ, इन आउट करते हैं, उसकी पर एक कंडीशन है, उसको बंद लगा के करते हैं। यस मैम, फोर्स एक मतलब रेचक करने के बाद करते हैं उद्यान मोस्टली। बंद. हाँ, उद्यान बंद तो नहीं है ये, लेकिन आपको बाह्य कुंभक लगाते हैं ना, पूरी तरह से आपको एक्सेल करके और फिर आपको अंदर बाहर अपना एब्डोमिनल रीजन करना है। लेकिन उसके पहले आपको अपना जो अपर बॉडी है उसको थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं आगे की तरफ, सो दैट आपका जो एब्डोमिनल है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि सीधा रहता है तो स्ट्रेच रहता है, उसको थोड़ा सा रिलीज करना है, थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, फिर आप करेंगे। नहीं, माय क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर दिस अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का दूसरा नाम कुछ याद आ रहा है आपको? हिरण संहिता में आपने पढ़ा होगा किसी षटकर्म में ही। मैम बन्नीसार है। हाँ, वहनी सार। वहनी का मतलब ही अग्नि होता है एक्चुअली ना। वहनी सार क्रिया is also known as Agnisar Kriya. Vahani and Agni, they are, you can say, synonym words. So here we use Agni means Jatharagni, आप समझ सकते हो। Agni means the Jatharagni which belongs to your navel portion or abdominal region. So this is according to the text, the essence of fire is located in your navel region. All right, and it is associated with which chakra? Which chakra in your navel region? मणिपुर चक्र. मणिपुर चक्र। मणिपुर। Yes, and the practice is basically meant for this the regulating function of abdominal organs and enhancing the secretion of gastric juices. Means you have to enhance your agni within your the digestive fire, which you call. So what is the technique? You have to see it is done either while sitting in any meditative posture, or you can stand erect, जिसको कि you can say utkatasana, half utkatasana. So stand erect with one and half feet gap between your legs and body, and you have to bend upper part of the body forward at an angle approximately say 60 degrees or so, and then place the hands on your respective thighs, all right, above your knees. So you have to hold it very tightly so that your abdominal region will be in a relaxed position. And first you have to inhale and then exhale forcefully, bend your body like this, and you have to adopt, you can say, Udyan Band, and then you have to move your like abdominal region in and out with this suspended breathing in rapid succession. Fastly, you have to do this practice and continue this practice till you feel exhausted. And then slowly you have to release your bandha, and then your body, upper body straight and deep inhale. All right, you have to breathe in deeply.
And you have to repeat this practice as much as per your capacity. In the starting once or twice or thrice times, then you can do it like till 5 times or 6 times. So, and how much time you have to, how many times you have to do this kriya in and out of your abdominal region? In Ghiran Samhita, it is mentioned. More than 100 times, ma'am. Not more than, it is 100 only. Okay, 100 times maximum, 100 times आप करिए इसको. तो अब इसमें आपने क्या करना है, अग्निसार क्रिया में और वहनिसार दोनों का मतलब सेम होता है. आपकी जो जठर अग्नि है इसको बढ़ाने के लिए, है ना, ये प्रैक्टिस की जाती है. और क्योंकि ये नेवल पोर्शन में को बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट डालती है, तो आपका जो मणिपुरी चक्र है उस पे भी इसका जो है फर्क पड़ता है. क्योंकि कंटिन्यूअसली एक ब्रीथ में आपको करीबन इट डिपेंड्स कि आप 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 70 टाइम्स या मैक्सिमम 100 टाइम्स एक ब्रीथ में आप अपने एब्डोमिनल को इन एंड आउट करते हैं इस पोस्चर में. तो किस तरह से करना है, आपको पहले सीधे खड़े हो जाना है. दोनों जो आपके हाथ जो उंगलियां हैं, थंब है, आपका जो पाम है, हथेली है, वो आपके थाइस पे होगा. नी के जस्ट ऊपर आप उसको अच्छी तरह से होल्ड करके रखेंगे. और उसके बाद में आपको जो है वो अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा बेंड करना है अच्छी तरह से. 60 डिग्रीज का एंगल आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए. पूरी तरह से एक्सेल कर देना है. और उसके बाद में आप उद्यान बंद लगा लीजिए. पहले पूरा अपना जो एब्डोमिनल रीजन है वो पीछे की तरफ उसको खींच लीजिए. और उसके बाद में उसको धीरे धीरे आप ओपन बाहर अंदर इस तरह से आपको रिपीट करनी है ये प्रोसेस, जब तक कि आप पूरी तरह से आपको लगे कि नहीं अब मैं नहीं रोक सकता अपनी जो ब्रीथ है वो. तो फिर धीरे से आपको बंद को रिलीज करना है, छोड़ना है और बॉडी को सीधा कर देना है. और फिर आपको सांस ले लेनी है अच्छी तरह से. ये आपका एक राउंड हो गया. तो आप स्टार्टिंग में 2 राउंड 3 राउंड कर सकते हैं और उसके बाद में इसको 5-6 राउंड तक बढ़ा सकते हैं. बहुत एग्जॉस्टिव वे में आपको क्योंकि थोड़ा सा इसमें, क्योंकि सांसों को आपने होल्ड करना है ना, तो आपकी होल्डिंग पावर भी थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है. तो शुरू में आपको कम करना है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है. जैसे कि आप शुरू में आपने 10 बार इन एंड आउट किया एब्डोमेन को, ठीक है. धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा 2-4 बार और कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए. फिर थोड़ा और कर सकते हैं और बढ़ा लीजिए. तो मैक्सिमम जो इसका काउंटिंग घिरन संहिता में बताया है वो 100 बताया है. लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस से उतना ब्रीथ होल्ड हो पाता है. लेकिन यदि आप 20 टाइम्स 30 टाइम्स भी कर लेते हैं तो भी आपके जो रिजल्ट हैं वो आपको मिलने लग जाते हैं इसमें. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स? नाउ दिस वहनिसार kriya, as it affects your this abdominal region, the whole it gives gentle massage to all the organs. And because alternatively you have to contract and relax all those organs, so it improves your digestive fire, it increases, and all those enzymes and juices, regulation of your glands, it improves. Also, it reduces the fat of your abdominal region and strengthen the muscles, especially, after delivery or after the childbirth, because that area will be somewhat weakened and, it expands, its size increases. So to regulate all those things, if you perform these practices, it will definitely help. Also, it stimulates the related, relevant nerves, and
you know, your bowel function, your liver, kidney, spleen, pancreas, and all the, you know, organs related to your digestive system. All these, the functioning of all those organs will improve. तो अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या होंगे, थोड़े बहुत तो हम पढ़ चुके, क्योंकि एब्डोमिनल रीजन जब भी आता है तो वही सारे ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मूवमेंट हम एब्डोमिनल रीजन का बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो जो आसपास के ऑर्गन्स हैं उन पे भी फर्क पड़ता है। तो जो भी है, जैसे कि लिवर है, स्प्लीन है, ना, पैनक्रियाज है, किडनी है, ये सब चीजें भी, उनका भी फंक्शनिंग जो है वो बहुत इम्प्रूव होता है, क्योंकि किसी भी चीज को यदि आप हिलाते डुलाते हो, या यू नो, जैसे कि एक पाइप है, मान लीजिए वो बेंड हो गया है, तो जब आपने उस टैप को ऑन किया, उसको खोला, ओपन किया, तो वाटर फ्लो जो है वो उतना अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने उसको सीधा कर दिया तो वो फ्लो स्मूथली होगा। तो उसी तरह से जब आप किसी चीज को थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, थोड़ा सा उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए उस पर ध्यान देते हैं, तो वो चीज इम्प्रूव होती है, क्योंकि वहां पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है या जो भी चीजें रुकावट डाल रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है, साथ साथ में आपके जो हार्मोनल यदि कुछ दिक्कतें हैं, जो हार्मोन्स वहां से रिलीज होते हैं, जो ऑर्गन्स रिलीज करते हैं, उनकी फंक्शनिंग में भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है बहुत इफेक्टिव क्रिया है, वहनिसार क्रिया, अग्निसार क्रिया। उसके बाद में हम कर लेते हैं त्राटक। टाइम तो हो गया है, आपकी क्लास है इसके बाद? Yes, ma'am. 4 o'clock you have a class? Yes, ma'am. Okay. So we'll continue in the next lecture. आज वैसे ही कंप्लीट करना था, आई हैव टू कंप्लीट 2 more topics, बट आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं।